आज हम कोऑर्डिनेशन के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है समन्वय के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने पहले बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में क्या अंतर है, यानी समन्वय और सहकारिता में क्या अंतर है, प्लस समन्वय की क्या प्रक्रिया है, हमने ये पहले देखा था। अभी जो इसमें इस चैप्टर में जो सेकंड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समन्वय के सिद्धांत में, वह है कि इसके कौन कौन से सिद्धांत जो हैं वो फॉलो करने चाहिए जब हम समन्वय करते हैं। मैरी पार्कर फॉलेट जो है वो बहुत ही वेल नोन मैनेजमेंट थिंकर मानी जाती हैं और इनके द्वारा जो है समन्वय के 4 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसमें पहला आता है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत। ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ये कहता है कि प्रथम और मुख्य समन्वय का सिद्धांत माना जाता है और ये सिद्धांत ये कहता है कि हम प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके ही बेहतर समन्वय कर सकते हैं। यानी लोगों के बीच में हम जब क्षैतिज संबंधों की बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की बात करते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि विचारों, आदर्शों, उद्देश्यों, लक्ष्यों को समझाने के लिए आपस में प्रत्यक्ष संपर्क का होना ज़रूरी है। हम इसको सिर्फ किसी के मेल पे डाल दें या व्हाट्सएप पे डाल दें तो ये इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको किसी को समझाना चाहते हैं, समन्वय कराना चाहते हैं, तो समन्वय करने के लिए हमें सबसे पहली बात है आपस में एक दूसरे से प्रत्यक्ष कांटेक्ट का होना ज़रूरी है, प्रत्यक्ष संपर्क का होना ज़रूरी है। तभी हम एक दूसरे की बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर या संप्रेषण के अंदर हमेशा ये होता है कि जब हम इसके बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बहुत सारे इसमें बाधक होते हैं। ये जो बाधक होते हैं या जो बैरियर्स होते हैं, ये कम्युनिकेशन को अगर हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो वो उसको रोक देते हैं या उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण जो हम कहना चाहते हैं वह सामने वाला उसको उसी प्रकार से नहीं समझता है। इसलिए समन्वय के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्यक्ष संपर्क जो है सबसे पहला स्थापित करना। दूसरा है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। समन्वय का दूसरा सबसे बड़ा सिद्धांत माना जाता है कि समन्वय की अगर हम नीति निर्धारण कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। अगर हम जब कोई भी प्रबंध की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो प्रबंध की प्रक्रिया का पहला स्टेप नियोजन होता है और उसमें हम नियोजन में क्या करते हैं, सबसे पहले उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और वहीं से हमारा समन्वय प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इस सिद्धांत का पालन हमें शुरू से ही करना है। कार्यों के निष्पादन से पूर्व ही कार्य करने वालों से परामर्श लेना चाहिए, कार्यों के संबंध में कर्मचारियों के विचार प्राप्त करना चाहिए ताकि समन्वय और जो है प्रबंध वो ज़्यादा आसान हो जाए, ज़्यादा सरल हो जाए। तब हम इसीलिए कहते हैं कि नियोजन करने से पहले, लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित करने से पहले हमें अपने कर्मचारियों, अपने सहयोगियों, इनसे एक बार बैठ के जो है बातचीत करनी चाहिए, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए ताकि हम जो करने जा रहे हैं उसके संबंध में हम एक बड़ा पर्सपेक्टिव बना सकें और ज़्यादा आसानी से उस कार्य को पूरा कर सकें। फिर तीसरा आता है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। यह सिद्धांत कहता है कि किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी हम कोई कार्य अगर किसी को दे रहे हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, तो जब हम कार्य को विभाजित करते हैं तो ए का कार्य बी को प्रभावित करता है, बी का कार्य ए को प्रभावित करता है। यानी हर जो है कार्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्योंकि प्रबंध में हम प्रक्रिया जब हम संगठन करते हैं तो हर नियोजन की ब्रेकअप को, नियोजन में जो लक्ष्य प्राप्त करना, उद्देश्य प्राप्त करना है, उसको हम विशिष्टता के कार्य का विभाजन करते हैं विशिष्टीकरण के आधार पर। तो एक काम सिर्फ एक आदमी ही सारे काम नहीं कर रहा है, इसलिए समन्वय करना ज़रूरी है। क्योंकि एक काम को करने वाले, एक काम को कई भागों में विभाजित करके करने वाले 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। तो एक दूसरे के
अगर वो कार्य पूरा सही समय पे करना है तो उनके बीच में आपसी समन्वय का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करते हैं। एक का कार्य दूसरे पे डिपेंड करता है, दूसरे का कार्य तीसरे पे डिपेंड करता है। इसलिए समन्वय कहता है कि यह पारस्परिक संबंध का सिद्धांत है। फिर आता है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत या कंटिन्यूस वर्क। समन्वय जो है ये इसका चौथा प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल माना जाता है। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे जिस प्रकार से प्रबंध की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते, इसी तरह समन्वय की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है, सदैव चलती रहती है। समन्वय जो है कोई भी अवसर नहीं छोड़ता है। ये इसका कार्य होता है कि निरंतर जो है वो कार्य को पूरा किया जाए, और जब तक प्रबंध की प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक समन्वय भी चलता रहेगा। ये भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फिर जो बात आती है, मैरी पार्कर फॉलेट ने जो अपने को 4 जो मेजर वो दिए, उसके बाद भी फॉलेट के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अतिरिक्त कई और सिद्धांत हैं जिनकी पालना करना भी आवश्यक है, क्योंकि समन्वय में ये भी बहुत अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे गतिशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डायनामिज्म, ये सिद्धांत ये कहता है कि समन्वय को जो वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं, उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन, तथ्यों में परिवर्तन, तकनीकों में परिवर्तन, इन परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यह परिवर्तन ही उसको आगे चलकर, अगर हम परिवर्तनों में के अनुसार समन्वय में परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, हो सकता है हमारा समन्वय सफल नहीं हो। तो इसलिए गतिशीलता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डायनामिज्म का, यानी परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है समयबद्धता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। समन्वय यथा समय पर किया जाना बहुत ज़रूरी है। उपयुक्त समय पर किया गया समन्वय हमेशा कार्यकुशलता में वृद्धि करता है, कार्य को ज़्यादा बेहतर बनाता है। अगर वही हम समय के पश्चात करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, या समय के पूर्व करते हैं तो भी उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए यथा समय पे किया जाना, उपयुक्त समय पे सही प्रकार का समन्वय करना जो है हमेशा लाभदायक होता है। फिर प्रजातंत्र का सिद्धांत, ये डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी ये कहता है कि प्रबंध में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर समन्वय हम तानाशाही तरीके से करना चाहते हैं तो समन्वय बेहतर नहीं होगा, क्योंकि उसमें लोगों की सहकारिता नहीं होगी, उसमें लोगों का कॉपरेशन नहीं होगा, उसमें सिर्फ समन्वय होगा जो आपको करना है, ज़रूरी है करना है, और तानाशाही तरीके से। लेकिन अगर आप बहुत अच्छा कार्य चाहते हैं, कार्यकुशलता में वृद्धि चाहते हैं, तो प्रजातांत्रिक तरीके का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि प्रजातांत्रिक समन्वय से मतलब है कि पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट या भागीदारी प्रबंध को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है संतुलन का सिद्धांत या बैलेंस, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। ये कहता है कि सभी विभागों, उपविभागों और इकाइयों, जो संगठन की इकाइयाँ, इन सब में समन्वय होना चाहिए, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या समतल स्तरों में समन्वय जो है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ एक क्षेत्र में समन्वय करते हैं, यानी टॉप लेवल पर करते हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। समन्वय हमें जहाँ जहाँ हमने नियोजन किया है, जहाँ जहाँ हमने उद्देश्य का निर्धारण किया है, जहाँ जहाँ हमने लक्ष्यों को निर्धारित किया है, वहाँ वहाँ हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है संचार व्यवस्था का सिद्धांत। संचार व्यवस्था का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभावकारी समन्वय तभी संभव है जब अच्छी संचार व्यवस्था होती है। क्यों? क्योंकि समन्वय के लिए सबसे बेहतर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो कम्युनिकेशन होता है या संप्रेषण होता है। अगर लंबवत एवं समतल संचार व्यवस्था है तो वो हमेशा जो है विचारों, सूचनाओं आदि का आदान प्रदान सही प्रकार से स्वतंत्र रूप से होगा। और संचार व्यवस्था में कम से कम बाधक होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा बाधक होंगे उतना ज़्यादा संप्रेषण खराब हो जाएगा। फिर आता है सहकारी व्यवहार का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर कहता है कि सहकारिता का
होना भी ज़रूरी है। अगर हम समन्वय कर रहे हैं तो आपस में सहकारिता का होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक दूसरे के साथ समन्वय करना, क्योंकि समन्वय में सहकारिता अगर आती है तो कार्य ज़्यादा बेहतर होता है। सिर्फ समन्वय होता है तो कार्य होगा, अच्छा भी होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर कार्य करना चाहते हैं तो उसमें सहकारिता का होना ज़रूरी है। सहकारिता से मतलब है एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने की भावना का होना भी ज़रूरी है। ये तो आपके थे समन्वय को में क्या क्या सिद्धांतों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिद्धांत अगर हम पालन करते हैं तो समन्वय बहुत बेहतर होगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है प्रभावी समन्वय की स्थापना। अगर हम इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन करना चाहते हैं तो उस इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन के क्या क्या तत्व होते हैं, यानी किन किन चीज़ों की आवश्यकता ज़रूरी है, ये उसके प्री रिक्विजिट है। अगर ये सही होगा तो समन्वय भी सही होगा। तो सबसे पहला है उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रयासों में समन्वय के लिए उद्देश्यों में समानता का होना ज़रूरी होता है, ये टेरी का कहना है। अगर हम दो विभागों या व्यक्तियों के बीच में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं तो उद्देश्यों का स्पष्ट होना ज़रूरी है। विभागों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को उद्देश्य ही निहित करता है, या उद्देश्य ही उसको ज़्यादा व्यापक करता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त करने में सहायक होता है। क्योंकि अगर उद्देश्य ही लोगों को नहीं पता है, या प्रत्येक व्यक्ति या विभाग या संस्था के उद्देश्य से हर व्यक्ति भली भांति परिचित नहीं है, तो भी समन्वय किया जाना कठिन होगा। इसलिए सबसे पहली चीज़ जो सफल या प्रभावकारी समन्वय के लिए ज़रूरी है वह उद्देश्यों की स्पष्ट व्याख्या। दूसरा आता है निश्चित एवं स्पष्ट योजनाएं, प्रिसाइज एंड वेल अंडरस्टूड प्लान। यानी जब हमने उद्देश्य निर्धारित किए तो उसके साथ जो हम प्लान बनाएंगे उस उद्देश्य को पूरा करने के प्लान बनाएंगे, क्योंकि उद्देश्य और योजनाएं जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हैं, क्योंकि नियोजन का सबसे पहला भाग उद्देश्यों का निर्धारण है। तो इसलिए अगर हम निश्चित एवं स्पष्ट योजनाएं बनाते हैं तो समन्वय में हमेशा जो है वो ज़्यादा उसको सरल बना देगी और ज़्यादा स्पष्ट बना देगी। फिर तीसरा आता है अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट रेखा, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहता है कि जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हैंड इन हैंड चलती हैं। जब हम कोई काम दे रहे हैं और उसके समन्वय की अधिक प्रभावशीलता के लिए संगठन में अधिकारों एवं दायित्वों का स्पष्ट विभाजन होना ज़रूरी है। अधिकारों का दोहराव नहीं होना चाहिए कि हमने किसी को ज़्यादा दिए, एक्सेस दिए या डबल दिए और किसी को दिया ही नहीं। इसलिए जब हम समन्वय करना चाहते हैं तो अधिकारों एवं दायित्वों में स्पष्ट विभाजन होना बहुत ज़रूरी है। फिर उचित संगठन संरचना, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छे संगठन संरचना एक बहुत बड़ी सीमा तक समन्वय में सहायक होती है, क्योंकि हम ये कहते हैं संगठन संरचना उन चीज़ों को ध्यान में रख के की जाती है जो हम उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि विशिष्टीकरण के हिसाब से हम संगठन की संरचना करते हैं, कार्यों के विभाजन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी संगठन संरचना होनी चाहिए, यानी कार्य को विभाजित करते समय हम ये बात ध्यान में रखें कि विशिष्टीकरण है या नहीं है, प्लस टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है उनमें जो है सही कार्य को करने वाले सही लोग हैं या नहीं है, तभी समन्वय ज़्यादा प्रभावशाली होगा। फिर आता है कुशल संदेशवहन व्यवस्था, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। तथा उन्होंने कहा कि समन्वय के लिए बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव समन्वय का होना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना, क्योंकि संदेश जो कम्युनिकेशन है या संदेश जो है संदेशवाहन है वह बहुत ही, या संप्रेषण हम जिसे कहते हैं, ये जो है बहुत ही ज़्यादा समन्वय को प्रभावशाली बना देता है। और इसके अंदर पहले भी हमने कहा प्रत्यक्ष संपर्क, जो सिद्धांतों में हमने देखा प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, तो व्यक्तिगत संपर्क को समन्वय के लिए अधिक प्रभावशाली संदेशवाहन का साधन माना जाता है। यानी जब हम किसी से सामने सामने बैठकर कोई बात करते हैं या
हम जो है समितियों का प्रयोग या द्वैत सामूहिक निर्णय की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ज़रिए से हम अभिलेख, प्रतिवेदन, प्रत्यक्ष संपर्क आदि सभी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और एक अच्छी संदेशवाहन व्यवस्था को बनाते हैं, ताकि जो हम समन्वय के ज़रिए करना चाहते हैं वह चीज़ सही से की जा सके। फिर आता है सामान्य नामकरण, कॉमन नॉमिकल्चर। कॉमन नॉमिकल्चर से मतलब ये है कि जब हम समन्वय कर रहे हैं तो कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाना चाहिए, क्योंकि संस्था के सभी व्यक्ति समान प्रकार से कार्य को, स्थिति को एक सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में उसको समझ सकें। यानी टॉप टू बॉटम हर को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। यानी ज़्यादा पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे दोनों को वो बात स्पष्ट होनी ज़रूरी है। इसलिए बहुत ही कॉमन नॉमिकल्चर यानी सामान्य नामकरण का इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। डिफ़िकल्ट वर्ड, डिफ़िकल्ट हम प्रणालियों का इस्तेमाल करेंगे तो सबको समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है टॉप लेवल पे आ जाएं, लेकिन लोअर लेवल पे नहीं आएंगी। फिर इसी प्रकार समूह में कार्य की इच्छा, वॉलंटरी टीम वर्क, समन्वय के लिए बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखे, समूह में कार्य करने की इच्छा रखे, क्योंकि कोई भी कार्य अकेला नहीं किया जा सकता। कार्य को अच्छा करने के लिए अच्छी टीम वर्क का होना ज़रूरी है। और अच्छी टीम तब बनती है जब उस टीम का हर मेंबर उस समूह में अपने योगदान के लिए तैयार रहता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह आता है वास्तविक सामुदायिक हित। वास्तविक सामुदायिक हित से मतलब ये है कि समन्वय के लिए हमेशा हर व्यक्ति को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारे स्वयं के हित से ज़्यादा सामुदायिक हित इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक टीम में एक व्यक्ति 100 रन बना लेता है, क्रिकेट की टीम अगर खेल रही है और बाकी सब 0 पे आउट हो जाते हैं, तो वो टीम नहीं जीत सकती। इस टीम का जीतने के लिए सामुदायिक हित का ध्यान रखें। इसीलिए कैप्टन होता है टीम में। कैप्टन ये बात ध्यान में रखता है कि मुझे अपने लिए नहीं खेलना, मुझे टीम को जीतने के लिए खिलाना है। जीतने के लिए खिलाना है से मतलब सामुदायिक। अगर टीम जीतेगी तो सबका हित होगा, अगर टीम हारेगी तो सबका नुकसान होगा। इसलिए सामुदायिक हित को पहले रखना पड़ता है और व्यक्तिगत हित को बाद में रखना पड़ता है। फिर कुशल नेतृत्व के द्वारा समन्वय। समन्वय के लिए नेतृत्व का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर की क्वालिटी यही होती है। लीडर अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को साथ लेके चलता है और उसकी प्रक्रिया जो है वो उसके पास समन्वय की प्रभावशाली प्रक्रिया होती है, क्योंकि उसका नेतृत्व बहुत ही सफल नेतृत्व होता है तब जब वो सबको इकट्ठा कर पाता है और सबसे अपने मुताबिक, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के मुताबिक जो है कार्य करवा सकता है। ये हमने देखा कि समन्वय के चैप्टर में हमने ये बात देखी कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट थी इसमें इसकी परिभाषा। दूसरा पार्ट जो इम्पॉर्टेंट था कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या अंतर है और सेल्फ कोऑर्डिनेशन क्या है। फिर तीसरी बात जो हमने इसमें देखी कि इसकी समन्वय की क्या प्रक्रिया है या समन्वय का क्या महत्व है संस्था के अंदर। फिर हमने देखा कि समन्वय के क्या सिद्धांत हैं, क्योंकि बिना सिद्धांतों के पालन के समन्वय नहीं किया जा सकता। और लास्ट में हमने देखा कि एक प्रभावशाली समन्वय को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसका असाइनमेंट और वो हम जो देंगे उसको आपको इसके साथ करना है। थैंक यू।